हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी क्लास नंबर 17 आपके लिए लेकर आए हुए। इस सीरीज में आपको तीनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों के क्वेश्चन मिलेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम चल रहा है इस सीरीज में जो आपके एग्जाम में आपको जरूर ही हेल्प करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहना। इस सीरीज में बहुत कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं आज की क्लास पर। तो कुछ स्टूडेंट्स अब ये सोच रहे हैं ये क्लास तो आपने कल अपलोड की थी, फिर दोबारा से क्यों डाली। तो देखो, उसका रीजन हम आपको थोड़ा जल्दी में बता देते क्योंकि बताना थोड़ा जरूरी होता है। तो देखो, उस क्लास में क्या था कि हम कहीं पर बोल रहे थे और वो वीडियो कहीं चल रही थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उस क्लास को देख भी चुके थे। हमारे पास 8 कम से कम कमेंट भी आए थे, लेकिन आप में से किसी ने ये नहीं बताया कि ये क्लास आपकी सही से अपलोड नहीं है, इसे दोबारा से या डिलीट कर दो या दोबारा से डाल दो। तो इसका मतलब है आप लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हो। और कल मेरी ये गलती थी कि हमने वो वीडियो दोबारा से चेक नहीं की। दोबारा से यदि हम चेक कर लेते तो हमें पता चल जाता। हमने चेक नहीं की तो वो वीडियो सही से अपलोड नहीं हुई थी। उसमें हम कहीं पर बोल रहे थे और क्वेश्चन कहीं चल रहा था है। तो आप लोग ये बता दिया करो कि वीडियो सही, इतना तो फर्ज आपका बनता है कि वीडियो सही ना बाई चांस कभी डल पाए तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिससे हमें पता चल जाए कि वीडियो सही डली थी या नहीं डली थी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास में हम आपको सबसे पहले 16 क्लास में जो हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बताएंगे और जिन स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया उनके नाम भी लेकर आए। ठीक है, क्योंकि कल की वीडियो तो मैंने उसे डिलीट ही कर दिया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख भी नहीं पाए थे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमें दोबारा से मेहनत फिर करनी पड़ रही और हम आपके लिए दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद इस सीरीज में हमने आपको इस क्लास में नए क्वेश्चन भी जोड़े हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी से संबंधित है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहना इस सीरीज में और साथ में पेन और कॉपी लेकर तो जरूर बैठना। जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए चलना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, यदि आप न्यू जुड़ रहे हैं हमसे तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो देखते हैं जो क्लास नंबर 16 में हमने आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका आंसर बता देते हैं और किन स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया है उनका नाम भी हम आपको बोल देते हैं। ठीक है, आपके लिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा था कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक 81 यानी 81x237 तीन अल्फा कण तथा एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है, तो प्राप्त नाभिक क्या है। एक कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, वो 81 यानी उस तत्व का नाम है आपका 81 यानी 81x237, उसका परमाणु क्रमांक 81 है, परमाणु भार है उसका 237 है। उसमें तीन अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। अल्फा कण में उत्सर्जन जब होता है, अल्फा किसी रेडियो एक्टिव तत्व से जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उसमें क्या होता है, ये हमने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है और अभी हम आपको समझा देते हैं। जिनको नहीं आता है अल्फा कण निकालना, बीटा कण नहीं निकालना आते, कैसे निकाले जाते हैं, परमाणु क्रमांक में क्या होता है, परमाणु भार में क्या होता है, तो वो अभी हम आपको थोड़ा और समझा देंगे। ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम दोबारा से फिर समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझ लीजिए, अभी हम यहाँ पर समझाते हैं आपको, अच्छे से समझना ध्यान से। एक रेडियो एक्टिव नाभिक का जो परमाणु क्रमांक है वो 81 है और परमाणु भार है वो 237 है। तीन अल्फा कण तथा एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है। तो देखो, जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। कितनी कमी हो जाती है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है जब एक एल्फा कण का उत्सर्जन होता है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व से जब एक एल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीटा कण में क्या होता है। तो जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है, जब एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जैसा है उसका परमाणु भार जितना भी होता है उतना ही रहता है। लेकिन
परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? 1 की। इसी प्रकार से जब गामा का उत्सर्जन हो रहा है तो क्या उसमें परिवर्तन होगा? तो गामा किरणें जब निकलती है तो किसी रेडियोएक्टिव तत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो उदासीन होती, ना ही परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन होता है और ना ही उसके कोई परमाणु भार में परिवर्तन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एल्फा कण जब उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है, लेकिन जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और गामा किरणें जब निकले तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही परमाणु क्रमांक में और ना ही परमाणु भार में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, देखो हम बताते हैं आपको। 81,237। अब सबसे पहले आपको 3 अल्फा कण को निकालना है। जब 3 अल्फा कण निकलेंगे तो आपको पता होगा 3 अल्फा कण निकलने पर क्या होगा, 1 अल्फा कण निकलता है तो 2 की कमी आती है, तो 3 निकलेंगे तो कितनी कमी आएगी, 6 की। तो 81 में से जब आप 6 घटाओगे तो 75 बचेंगे, यानी 75 x 237। 237 नहीं रखो अभी यहाँ पर। अब बात करते हैं कि परमाणु भार में क्या कितनी कमी आएगी, तो परमाणु भार में 4 की कमी आएगी। जब 1 अल्फा कण निकलेगा तो 4 की कमी आएगी। अब निकल कितने रहे, 3, तो 4 तिया 12, इनकी यहाँ पर 12 की कमी हो जाएगी। तो 237 में से आपको 12 यदि माइनस करोगे तो 225 बचेंगे। कितने बचेंगे, 225। तो आपका जो नया तत्व बनके तैयार होगा वो 75x 225 बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब इसी में हमको एक बीटा कण का उत्सर्जन करना है। तो एक जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो क्या परिवर्तन आएगा, परमाणु भार जो परमाणु क्रमांक है उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो 75 की जगह पर आपके 76 हो जाएंगे और 225 के 225 ही रहेंगे, क्योंकि परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो 76 225 था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर भी दिया। यदि आपको समझ में ना आया हो जिनके, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम दोबारा से आपको समझाने की कोशिश फिर करेंगे। और वैसे भी इससे पिछली वाली क्लास में हमने आपको कई क्वेश्चन कराए हुए, आप वापस समझना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 बार वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप अच्छे से इनको याद रखें। ठीक है, अब किन स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया था, सबसे पहले मेरे पास जो आंसर आया था वो किसका आया था, तो निशा कुशवाहा, विकास पटेल, रुचि शर्मा, सत्या विद स्टूडेंट फॉर नीट, मोहिद आबिद, गौरी चौधरी, शिवानी पाल और RD, इन स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया हुआ था। अच्छी बात है, आप लोग इसी प्रकार से आंसर दिया करो। देखो क्वेश्चन हम कहीं भी पूछ सकते हैं, बीच में भी आपको पूछ सकते हैं, लास्ट में भी पूछ सकते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा करो। ठीक है, इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है देखना। ठीक है, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमने न्यू जोड़ा हुआ है इसमें, ZDNA के प्रत्येक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड युगल होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे इंपोर्टेंट। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और यहाँ से CP नेट में क्वेश्चन पूछा भी गया है। CP नेट में क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इंपोर्टेंट है। ZDNA के प्रत्येक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड युगल होते हैं, कितने जोड़े होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ये ZDNA क्या है, तो DNA के ये स्वरूप एक प्रकार का स्वरूप है। DNA का एक प्रकार का स्वरूप है, DNA कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ADNA होता है, BDNA होता है, CDNA होता है, DDNA होता है और ZDNA होता है। ये 1 2 3 4 5 प्रकार के DNA होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ADNA, BDNA, CDNA, DDNA और ZDNA। अब यहाँ पर हम एक एक पर चर्चा करेंगे सभी पर, और सभी के आपको बताएंगे कि कितने न्यूक्लियोटाइड युगल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ADNA की। किसकी बात करते हैं, ADNA की। तो देखो ADNA के बारे में आपको 2 चीजें बहुत इंपोर्टेंट याद करनी, मतलब 2 चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ADNA के बारे में 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है या लेफ्ट हैंडेड होता है। तो ये जो ADNA होता है, इसकी जो दोनों श्रृंखलाएं होती है वो पहली बात तो क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त होती है। कैसी होती है, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त होती है। ADNA की जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं वो क्लॉकवाइज होती हैं। एक पॉइंट आपको ये अच्छे से याद करनी है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में।
दूसरा पॉइंट आपको याद करना है कि इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड के युगल होते हैं, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड के जो युगल होते हैं वो आपके 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड के जो युगल होते हैं वो आपके 11 होते हैं। और ये कैसा होता है? तो ये राइट हैंडेड होता है, क्लॉक वाइज होता है। कैसा होता है? क्लॉक वाइज होता है। अब बात करते हैं बी डीएनए की। किसकी बात करते हैं? बी डीएनए। बी डीएनए में क्या होता है? तो बी डीएनए जो होता है, देखो, ए डीएनए से लेकर और डी डीएनए तक, ए बी सी और डी, ये तीनों ही आपके दक्षिणावर्त होते हैं। ये तीनों ही कैसे होते हैं? दक्षिणावर्त होते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। लेकिन जो आपका जेड डीएनए होता है ये आपका वामावर्त होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन बचे हुए जो चार आपके ए बी सी डी, ये चारों ही आपके दक्षिणावर्त होते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो बी डीएनए में आपके 10 न्यूक्लियोटाइड के युगल होते हैं, उसमें 11, इसमें 10। कितने होते? 10। अब बात करते हैं सी डीएनए की। तो सी डीएनए में आपके कितने होते हैं? तो सी डीएनए में आपके 9 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते? 9। सी डीएनए जो आपका होता है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड युगल होते हैं? 9 होते हैं। पहले 11, फिर 10, फिर 9। अब बात करते हैं डी डीएनए में कितने होते हैं। तो डी डीएनए में आपके 8 युगल होते हैं। डी डीएनए में आपके न्यूक्लियोटाइड के युगल पूछे जाए आपसे तो कितने बताओगे? 8 होते हैं। सबसे पहले 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8। अब बात करते हैं कि जेड डीएनए में कितने होते हैं। अब जेड डीएनए की बात करते हैं। तो जेड डीएनए जो आपका होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, वामावर्त होता है। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड के जो युगल होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 12 होते हैं, यानी 12 होते हैं। कितने होते? 12। एक बार हम दोबारा से रिवाइज करा देते हैं, अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ए डीएनए में आपके 11 होते हैं, बी डीएनए में आपके 10 होते हैं, सी डीएनए में आपके 8 होते हैं, सी डीएनए में 9 होते, डी डीएनए में 8 होते और जेड डीएनए में आपके 12 न्यूक्लियोटाइड होते। जेड डीएनए जो आपका होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। शेष जो चारों आपके हैं वो सभी क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है, दक्षिणावर्त होते हैं। और ये आपका वामावर्त होता है। कौन सा? जेड डीएनए। तो जेड डीएनए में प्रत्येक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो प्रत्येक कुंडलन में 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और ये कैसा होता है? वामावर्त होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अच्छे से सभी चीजें क्लियर। और ये जेड डीएनए जो होता है वो टेढ़ी मेढ़ी इसकी संरचना होती है, इसे जिग जैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिग जैग भी, यानी इसकी जो संरचना होती है वो जिग जैग होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो एक प्रकार से आपने बीमा निकालना सीखी होगी। जैसे आपसे बल की बीमा पूछी जाए तो आप आसानी से निकाल लोगे। लेकिन आपसे इस प्रकार से बीमा निकालने के लिए पूछी जाए तो आप कैसे निकालोगे। और इसमें फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल है। कुछ क्वेश्चन हमने फिजिक्स के इंपोर्टेंट रखे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखना आज की, ठीक है। हमें बताना, शुरुआत में भूल गए, लेकिन आपके लिए इसमें न्यूमेरिकल भी रखे हमने, ठीक है। तो आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी होता है। ये आपको समीकरण भी अच्छे से याद करना है क्योंकि ये समीकरण आपके एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। पीवी बराबर आरटी, ये आदर्श गैस समीकरण होता है। इसमें आर हेतु विमीय सूत्र आपको निकालना है। आर के हेतु आपको क्या निकालना? आर के लिए आपको विमा बतानी है। आर की विमा क्या होगी यहाँ पर? तो देखो, आर की विमा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पीवी बटे टी करना पड़ेगा। आर बराबर पीवी बटे टी। अब यहाँ पर पी क्या है? तो पी आपका दाब है, प्रेशर है। यहाँ पर बी क्या है? यहाँ पर तो बी आपका आयतन है और टी आपका क्या है? तो टेम्परेचर है। ये तीनों आपको पता चल गए होंगे। अब बीमा निकालना बहुत आसान होगा। यहाँ पर ये जब आपको पता चल गया कि पी यहाँ पर क्या है, बी क्या है और टी क्या है, अब यहाँ पर हम इनकी बीमा रखते हैं, ठीक है। आपको पहले से दाब की बीमा आती होगी, नहीं आती है तो हम थोड़ा आपको बता देते हैं। तो देखो, बीमा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पी बराबर आर बराबर आपको क्या करने का? पी बी बटे टी। अब पी क्या है यहाँ पर? दाब। और दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। और बल की विमा आप रखोगे एम एल टी पे पावर -2, क्षेत्रफल की विमा रखोगे तो आपकी दाब की विमा निकल के आ जाएगी। तो दाब की जो विमा निकल के आती है, क्या आती है देखो, तो यहाँ पर एक बार रख लीजिए, नहीं तो देखिए, आप सबसे पहले दाब की विमा निकाल लीजिए। दाब की विमा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, एम एल
इसे कोई ऐसे बंद कर दिया करो, ml t⁻², और एल स्क्वायर, एल से एल ये कट जाएगी तो यहाँ पर हमारी क्या बचेगी, एल ये जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ml इनवर्स t⁻², ये आपकी दाब की विमा निकल के आ गई। किसकी विमा निकल के आ गई, दाब की। अब बात करते हैं दाब की विमा निकल गई, अब आयतन की निकालनी है आपको, तो ये विमा अभी हम आपको ऊपर रख रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पर हम विमा रखते हैं आर बराबर, मेरी जो दाब की विमा निकल के आई वो ml इनवर्स t⁻², और आपको क्या आयतन, आयतन की विमा क्या होगी, तो आयतन का मतलब होता है मीटर क्यू, और मीटर क्यू का मतलब है एल क्यू हो गया। अब टेम्परेचर को हम के से प्रदर्शित करें या थीटा से प्रदर्शित करें, इसे के या थीटा से प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पर हम के रख रहे हैं, ठीक है, के से प्रदर्शित कर रहे हैं इसे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एल हमारी यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर एल हमारी क्या है, -1 और है, तो 3 में से जब एक जाएगा यहाँ पर तो कितनी बचेंगी, तो यहाँ पर आपका बचेगा एम एल 3 में से एक जाएगा तो एम एल की पावर -2 और टी की पावर -2, और के जब ये ऊपर जाएगा तो के की पावर -1। इस प्रकार से हमारी विमा निकल के आ जाएगी। क्या विमा निकल के आएगी, ml, यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि 3 वो आपके वो प्लस के हैं, 3 जो आपके वो जो 3 आपकी गाते हैं वो कैसी है, प्लस की है, तो 3 में से एक जाएगा तो ml की पावर 2, ml की पावर 2 और t की पावर -2 और k की पावर -1, ये आपकी r की विमा निकल के आएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से करना, ठीक है। और ये समीकरण आप लोग याद कर लेना, आदर्श गैस समीकरण जो होता है वो पीवी बराबर आर टी होता है, ठीक है। तो ये विमा आपकी निकल के आ गई ml² t की पावर -2 और k की पावर -1, ये k ऊपर जाएगी तो माइनस का इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया था कि बैक्टीरियोफेज में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया था कि बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी, और जीवाणुभोजी क्या है, एक प्रकार के वायरस होते हैं जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, जो जीवाणुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बैक्टीरियोफेज को जीवाणुभोजी कहा जाता है। ऐसे वायरस होते हैं, एक प्रकार का ये वायरस है, पहली बात तो आप अच्छे से याद कर लें कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो एक प्रकार का वायरस होता है, और कैसा वायरस है, जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, जीवाणुओं को खाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हमारा है कि किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया था कि बैक्टीरियोफेज में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। तो किसने सिद्ध किया था, तो ऐसा बोला था हर्षे व चेज ने, हर्षे व चेज नाम के वैज्ञानिक थे, हर्षे व चेज नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया हुआ था कि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें डीएनए पाया जाता है, उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। तो किसने ऐसा बताया था, हर्षे व चेज नाम के वैज्ञानिक ने ऐसा बताया हुआ था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नोटबुक पे नोट डाउन जरूर करना। और डीएनए जो इसमें होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है या सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो आप अच्छे से याद कर लें, इसमें जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, यानी द्विकुंडलित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, इस क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभी। भारी जल का उच्चतम घनत्व कितना होता है, भारी जल का उच्चतम घनत्व कितना होता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि भारी जल जो आपका है उसका उच्चतम घनत्व, उसका हिमांक क्या होता है, हिमांक पर भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो भारी जल का जो उच्चतम घनत्व होता है वो 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका उच्चतम घनत्व होता है। भारी जल क्या होता है, तो भारी जल का जो सूत्र होता है वो D2 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है, तो इसका परमाणु भार जो होता है वो आपका 20 होता है। कितना होता है, 20। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है। और इसका परमाणु भार कितना होता है, तो 20 होता है। इसका उच्चतम घनत्व पूछा जाए आपसे तो 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बात करते हैं कि इसका हिमांक कितना होता है, ये कब कितने हिमांक कितने पर जमेगा जाके। तो इसका जो हिमांक होता है भारी जल का वो आपका होता है, हिमांक के आधार से पूछा जाए, हिमांक भारी जल का यदि आपसे हिमांक पूछ लिया जाए तो इसका हिमांक होता है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड।
3.8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हिमांक होता है। अब यहीं पर हम नॉर्मल जल की बात कर लें तो नॉर्मल जल का जो उच्चतम घनत्व होता है वो कितना होता है, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो नॉर्मल जल हमारा होता है उसका हिमांक कितना होता है, कितने पर जमता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका हिमांक होता है। क्वथनांक कितना होता है, तो उच्चतम क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी आपका खौलने लगता है तो उसका उच्चतम घनत्व जो होता है वो 100 डिग्री होता है, हिमांक 0 डिग्री होता है, उच्चतम घनत्व पूछ लिया जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और भारी जल की बात कर ली जाए तो भारी जल का जो हिमांक होता है वो 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका उच्चतम घनत्व कितना होता है, तो 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो देखो 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। क्लास भले ही लंबी हो लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ हम सीखने को हमारी कोशिश यही रहती है कि एक क्वेश्चन के साथ आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में दिए जाएं, जो इससे आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो। ना आप ये सोचो कि एक क्लास में 10 क्वेश्चन करा रही बस 10 वही बता देती है, तो वो नहीं है। 10 क्वेश्चन यदि हम लेके आते हैं तो 10 क्वेश्चन के हम आपको कम से कम 30 क्वेश्चन करा के जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि 10 के साथ आपको 30 क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ देखने को। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें एक बार, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा आयन भूमिका निभाता है। रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा आयन मुख्य भूमिका अदा करता है। आयन की बात हो रही देखो यहाँ पर, तो आयन की जब आपसे बात कर ली जाए तो देखो रुधिर के थक्के जमाने में 3 चीजें सहायक है। 3 चीजें वो कौन कौन सी है, तीनों को आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जो रुधिर का थक्का जमाने में यदि आपसे विटामिन की बात की जाए तो विटामिन के सहायक होती है। कौन सी विटामिन सहायक होती है? के। विटामिन की बात की जाए तो के होती है। रुधिर कणिकाओं की बात कर ली जाए तो प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स जिसे हम बिम्बाणु भी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमने उस दिन आपको दिया था कि जो प्लेटलेट्स होती है उनको हिंदी में बिम्बाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिम्बाणु कहा जाता है। इनका काम होता है रुधिर का थक्का जमाना। इनका एक काम क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाना। यदि इनकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो रुधिर का हमारा है वो बह जाएगा, बह सकता है। ठीक है, तो रुधिर का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होती है, प्लेटलेट्स सहायक होती है जिसे हम बिम्बाणु कहते हैं। और आयन की जब बात कर ली जाए आपसे तो आयन जो होता है वो कैल्शियम प्लस प्लस होता है, कैल्शियम 2+। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम के जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं? रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। तो आयन की जब बात कर ली जाए आपसे तो कैल्शियम बताओगे, विटामिन की बात कर लिया तो के बताओगे, और यदि आपसे रुधिर कणिकाओं की बात कर ली जाए तो थ्रोम्बोसाइट बताओगे, जिन्हें हम प्लेटलेट्स जिन्हें हम बिम्बाणु भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैडम क्यूरी किसके लिए प्रसिद्ध है। मैडम क्यूरी किसके लिए प्रसिद्ध है? मैडम क्यूरी ने क्या क्या किया हुआ था, तो देखो मैडम क्यूरी जो थी उन्होंने रेडियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रेडियम के साथ साथ उन्होंने पोलेनियम तत्व की भी खोज की थी। पोलेनियम, पोलेनियम तत्व की खोज की थी। रेडियम की खोज की उन्होंने, पोलेनियम की खोज की उन्होंने, और इसके साथ साथ उन्होंने एक के लिए और जानी जाती है, वो क्या? आपका क्यूरी ताप। क्यूरी ताप के बारे में जो बताया हुआ था वो आपका मैडम क्यूरी ने बताया था। तो इन तीनों चीजों के लिए ये जानी जाती है मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज इन्होंने की, पोलियम की खोज की इन्होंने, और क्यूरी ताप के बारे में इन्होंने बताया हुआ था। तो मैडम क्यूरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इन चीजों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप अच्छे से याद कर ले। मैडम क्यूरी ने क्या क्या किया था, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, पोलेनियम की खोज की थी, और क्यूरी ताप के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गला देखो काम भी नहीं कर रहा है वीडियो डालते डालते। क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, तो आइंस्टीन ने बताया था कि जो द्रव्यमान होता है उसे ऊर्जा में बदला जा सकता है, और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है, ऐसा आइंस्टीन का कहना था। तो उसी के संबंध में इन्होंने एक समीकरण दिया था। वो समीकरण क्या आपका, तो वो समीकरण आपका है E = mc²। E = mc²। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि यहाँ पर m क्या है, c क्या है, तो E का मतलब तो एनर्जी हो गई, ऊर्जा हो गई हमारी, और m का मतलब है द्रव्यमान,
एम का मतलब क्या है आपका द्रव्यमान, और सी का मतलब होता है प्रकाश का वेग। सी का मतलब क्या होता है प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो देखो सी का मतलब यहाँ पर क्या है, सी ए बराबर आपका जो फॉर्मूला है वो ई बराबर एम सी स्क्वायर। एम आपका द्रव्यमान है, सी आपका प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल निर्वात में यदि आपसे पूछ ली जाए तो कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब आइंस्टीन का समीकरण क्या है द्रव्यमान ऊर्जा के संबंध में, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक स्वस्थ मनुष्य प्रति 100 मिली रुधिर में कितना हीमोग्लोबिन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 मिली रुधिर में कितना हीमोग्लोबिन होता है। 100 मिली की बात कर रहे हैं, 100 मिलीलीटर, तो याद कर लें अच्छी तरीके से कि 12 से लेकर 16 ग्राम, 12 से लेकर 16 ग्राम तक रुधिर होता है। 12 से लेकर 16 ग्राम तक प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो इसके अंदर पाया जाने वाला एक होता है लोह तत्व होता है जिसे कहते हैं Fe, ये ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायक होता है। ठीक है, तो कितना होता है 12 से 16 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। स्तंभ वन को स्तंभ सेकंड से मिलान करो। स्तंभ वन को स्तंभ सेकंड से आपको मिलान करके इसका कोड बताना होगा, क्या कोड बन के तैयार होता है। देखिए इसका आंसर सबसे पहले और सबसे राइट आंसर कौन देता है, जो देगा उसी का नाम हम लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर देना, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियो धर्मिता की माप किसके द्वारा की जाती है। रेडियो धर्मिता की माप किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी माप जो की जाती है वो जीएमसी। इसका जो मापने का जो यंत्र है उस यंत्र का नाम है जीएमसी। जीएमसी का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो गीजर मुलर काउंटर काउंटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो रेडियो धर्मिता की माप आपसे पूछ लिया कि रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिव की माप किसके द्वारा की जाती है, तो जीएमसी के द्वारा की जाती है, जिसे हम कहते हैं गीजर मुलर काउंटर। ठीक है, अच्छे से याद करना, नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बीमा है और इंपोर्टेंट बीमा है। बोल्ट्जमान नियतांक की बीमा ज्ञात कीजिए। देखो आपको 4-5 बीमाएं अच्छे से याद होनी चाहिए। एक तो आपको बोल्ट्जमान नियतांक की बीमा, प्लांक नियतांक की बीमा, प्रत्यास्थता गुणांक की और गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, ये 4-5 बीमा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम में हमेशा पूछी ही जाती है। और बीएचयू में तो प्लांक नियतांक, सर्वात्मक गुरुत्वा नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये बीमा पूछी भी गई है, हमने पेपर देखा और हमने पेपर आपको 2019 का कराया भी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उस पेपर को जरूर देखना। बायोलॉजी के क्वेश्चन हम कुछ आपको करा भी चुके और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बीएचयू के रखे हुए जो हम आपको आगे कराएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां पर कई बार पूछा गया है कि प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की नियतांक की बीमा क्या है, यानी हर बार पूछा ही गया ये क्वेश्चन। तो ये 4-5 बीमाएं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए हर हालत में। ठीक है, तो बात करते हैं बोल्ट्जमान नियतांक की बीमा क्या होती है। तो देखो बीमा निकालने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। 3 स्टेप क्या, सबसे पहले आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो गतिज ऊर्जा बटे ताप, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, चलिए गतिज ऊर्जा बटे ताप, गतिज ऊर्जा बटे ताप, ये किसकी होती है, बोल्ट्जमान नियतांक बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा बटे ताप। गतिज ऊर्जा बटे ताप ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको एनर्जी की बीमा रखनी है, तो देखो एनर्जी की बीमा और कार्य की बीमा एक ही होती है। एनर्जी आपकी कोई भी हो, चाहे आपकी स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे आपकी गतिज ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा, यानी ऊर्जा उसके साथ यदि शब्द लगा है तो उसकी बीमा एक ही होती है। और कार्य की बीमा जो है वो भी एक ही होती है। तो क्या होती है आपको पहले से पता हुआ, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बीमा रख रहे हैं। देखो गतिज ऊर्जा की जो बीमा होती है वो ml⁻⁻2 T⁻⁻2 होती है, ये कार्य की बीमा होती है। और ताप को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, K से।
ताप को किससे प्रदर्शित करेंगे, के से। के से प्रदर्शित करेंगे तो ये के जब हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और के की पावर -1। ये आपकी बोल्ट्जमान नियतांक की विमा होती है। किसकी विमा होती है, बोल्ट्जमान नियतांक की आपकी ये विमा होती है, जो आपको पता अच्छी से चल गई है। और ये विमाएं आपके लिए इंपोर्टेंट भी है। जितनी भी ऐसी विमाएं हमने आपको 4-5 बताई, ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और के की पावर -1 इसकी विमा होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बटे ताप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है, इंपोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखकर जरूर जाना। क्या क्वेश्चन है कि पृथ्वी से एक रेडार द्वारा संकेत किसी ग्रह की ओर भेजा जाता है और परावर्तित संकेत 7 मिनट बाद पृथ्वी पर ग्रहण किया जाता है, तो रेडार की चाल ज्ञात कीजिए। और ग्रह की पृथ्वी से जो दूरी आपको दी है वो 6.3 गुणे 10 की पावर 10 मीटर दी हुई है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करने, देखो न्यूमेरिकल यदि आपको देखने को मिल रहा है, एग्जाम में आ रहा है, न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आपको 3 चीजें अच्छे से देखनी है। सबसे पहले उसमें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना, क्या मुझे पूछा गया, ये चीज आप अच्छे से निकालना सीख जाओ। पहले सबसे पहले ये देखा करो उसमें क्या क्या हमको दिया है और क्या पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या दिया, एक टाइम दिया है मुझे, और मुझे दूरी दी हुई है, और मुझे चाल पूछी हुई है। तो टाइम आपको टी बराबर जो दिया हुआ है वो कितना दिया, 7 मिनट। और मिनट को आपको याद रखे, हमेशा मिनट को सेकंड में बदलना आपको है। तो 7 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 420 होगा, क्योंकि हम इसमें 60 का गुणा करेंगे। तो 60 यानी 6 420 सेकंड आपकी निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने इसे चेंज कर लिया, यहाँ से एक चीज मैंने फिनिश कर ली। टाइम आपका जो दिया है वो 7 मिनट दिया है। दूरी आपको कितनी दी है, ग्रह की पृथ्वी से जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 6.3 गुणे 10 की पावर 10 है। और आपको पूछा क्या गया, चाल। चाल आपको पूछा गई, चाल आपको पूछी गई है, और चाल बराबर आपको फॉर्मूला भी पता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज क्या आएगा, जो आपको याद करनी है, नहीं तो आप गलत कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पृथ्वी से एक रेडार द्वारा संकेत किसी ग्रह की ओर भेजा जाता है और परावर्तित, परावर्तित का मतलब यहाँ पर है कि एक बार जाने में दूरी तय की उसने और एक बार आने में की दूरी। ग्रह से पृथ्वी से दूरी जाने में एक बार तय इतनी की और दोबारा फिर वापस आई उतनी दूरी तय की। तो कितनी बार दूरी तय की, 2 बार। तो यहाँ पर आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दूरी में। यदि आप 2 का मल्टीप्लाई नहीं दूरी में कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यही चीज आपको देखनी थी, यही इसीलिए हम ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर भी आए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते जो जो देखने में बहुत सरल होते, लेकिन आप पक्का उसे गलत करके आओगे या थोड़ा भी आप ध्यान नहीं देते उस पर। तो अब देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो चाल बराबर आपको निकालनी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, आपको ये फॉर्मूला पहले से पता होगा, दूरी बटे समय। अब दूरी मुझे कितनी दी है, इतनी, तो दूरी यहाँ पर रख लीजिए। अब दूरी रखने के लिए मुझे यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जाने में दूरी तय की उसने और एक बार उस संकेत ने आने में दूरी तय की। जो रेडार से द्वारा जो संकेत भेजे गए हैं वो एक बार आने में एक बार जाने में। तो 6.3 यहाँ पर बन नहीं रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख रहे हैं। तो 2 गुणे 6.3 गुणे 10 की पावर 10 वटे 420। टाइम मुझे कितना दिया, सेकंड हमारी जो निकल के आई थी वो 420 निकल के आई। ये दशमलव हटाओ, यहाँ बिंदी बढ़ाओ, 2 बिंदी जब ये ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। तो 10 पे घाते माइनस की 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 पे घाते माइनस की 2, तो 10 में से 2 जब जाएंगी तो 8 बचेंगी आपकी। कितनी बचेंगी, 8। अब हम आगे करते, देखो जगह थोड़ा कम है तो हम इसे डिलीट कर रहे हैं। ये जब 2 ऊपर जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो आपका यहाँ निकल के आएगा 2 गुणे 63 गुणे 10 पे घाते 8 वटे 42। 21 दूनी 42 होते हैं और किस दिया 63 होते हैं, और 2 से 2 हमारे कट जाएंगे। तो यहाँ निकल के आएगी 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। सवाल यदि आप कर लेते हो तो उसका मात्रक आपको बहुत विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। मात्रक से भी आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो चाल का जो मात्रक होता है, जो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये उसकी दूरी चाल निकल के आ गई, किसकी, रेडार द्वारा संकेत जो भेजे गए थे उसकी जो चाल थी वो क्या थी, 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकंड थी। यहाँ सबसे इंपोर्टेंट जो बात याद करनी थी वो क्या थी,
याद रखनी है आपको कि यहाँ पर 2 का आपको गुणा करने का, क्यों? क्योंकि परावर्तित संकेत है, एक बार आने में एक बार जाने में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3 गुणे 10 पे आते हैं 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक क्वेश्चन आपका और है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। सबसे ऊंचा वृक्ष एक जिम्नोस्पर्म है, उसका क्या नाम है? सबसे ऊंचा वृक्ष एक जिम्नोस्पर्म है, उसका क्या नाम है? ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। जो दोनों क्वेश्चन का सही और राइट आंसर देगा उसका नाम हम आगे वीडियो को लेकर जरूर आएंगे। और वीडियो को कंप्लीट देखा करो अच्छे से। यदि आप लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हो तो आपको आगे ये लगेगा कि यदि हम सभी वीडियोस अच्छे से देखते हैं शायद उसी में क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। जैसे हम कोई वीडियो कोई क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे आज के जो क्वेश्चन है इसी में से आपको शायद एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए या अगली वाली मिल जाए। तो हर वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाए, ये किसी को नहीं मालूम है। तो जब आप लोग लगातार अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, पूर्णतः 100% अपना इस दिखाओगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखा करो। क्वेश्चन कैसे लगे आज के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा सभी लोग बताया करो, जिससे हमें भी पता चले कि हम कैसी तैयारी आपके लिए करा रहे हैं और हमारा कंटेंट है वो कैसा है आपके लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो एक बार जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके।